दोस्तों, लीगल एंड लीगल में आपका स्वागत है। साथियों, पूरे सप्ताह कोर्ट कचहरी का काम ऊपर से है, मेरी कानूनी विषयों पर वीडियोस कहीं ना कहीं आपका ऊब जाना जायज़ है। इसलिए माहौल को बदलने के मकसद से आज मैं एक नई शुरुआत के साथ आ रहा हूँ। आज से हमने एक नई श्रृंखला जिसका नाम है बात ज़रा हट के शुरू की है, जिस पर हम संडे टू संडे छुट्टी के दिन यानी कि आज रविवार है, कानून के विषयों से हटकर किसी और बात पर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में यह मेरा आज का पहला एपिसोड है। मैं उम्मीद करता हूं आपको नई पहल पसंद आएगी और आप मुझे जिस तरह से पहले से अपने मैसेज द्वारा मेरा हौसला बढ़ाते आए हैं, इस बार भी इस वीडियो पर और इस नई पहल पर अपने मैसेज के द्वारा ज़रूर मेरा हौसला बढ़ाएंगे और मुझे अपनी राय देंगे। दोस्तों, बात ज़रा हटके में आज हम बात करेंगे उस विषय के ऊपर जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में। लेकिन हमारी चर्चा युद्ध की वर्तमान स्थिति पर नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाले समय पर दुनिया और ख़ास तौर से भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। कृपया वीडियो आखिर तक देखिए, बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सवाल यह है कि क्या जो वर्तमान में स्थिति है, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और बहुत जल्दी हम ऐसा लग रहा है, बल्कि ऐसा हो चुका है कि वो यूक्रेन पर भी अपना कब्जा बना लेगा, तो क्या रूस यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा? ये आज का हमारा पहला सवाल। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले का जो कारण रूस द्वारा बताया जा रहा है, क्या वह सही है या इसके पीछे कोई और भी कारण है? रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने का जो कारण रूस ने बताया या विशेषज्ञ द्वारा सामने आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। कुछ लोगों की राय है कि धार्मिक कोई इनके अंदर इस तरह की साठ गांठ है कि वो अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यूक्रेन सामरिक महत्व से रूस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस को यूरोप से जोड़ने वाला सिर्फ एक ही रास्ता जो कि टर्की से होकर जाता है उस पर निर्भर करता है, इसलिए वो यूक्रेन को अपने साथ मिला लेना चाहता है। कुछ कहते हैं कि रूस नाराज था क्योंकि यूक्रेन रूस की बात नहीं मान रहा था, वो नेटो में शामिल होने जा रहा था। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या रूस यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा, जैसे कि मैंने शुरू में सवाल किया, या भविष्य में कहीं और भी हमले कर सकता है, जैसा कि हम देखते आए हैं। इसका जवाब भी, जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब भी आपको भूतकाल से मिल जाएगा। 1994 में रूस ने चेचेनिया पर हमला किया, 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और उसको अपने आधिपत्य में ले लिया। उससे पहले करीब 10 सालों से रूस का खासा दखल सीरिया में देखा जा रहा है। मेरी नज़र में उन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण जो रूस या विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसके अलावा सबसे बड़ा कारण है विस्तारवाद की सोच। यह विस्तारवाद की नीति ना तो पहली बार रूस द्वारा की जा रही है, अपनाई जा रही है, बल्कि रूस इसमें अकेला भी नहीं है। इससे पहले अमेरिका विस्तारवाद में रूस से कहीं आगे नजर आता है, बस उसका तरीका अलग है। अमेरिका जहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, वहां की सरकारों का या तो तख्ता पलट देता है या कोई ना कोई बहाना तलाश कर यूएनओ की मदद से उस देश को बर्बाद कर देता है, जैसे कि आपने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और कई सारे देशों में देखा। रूस उससे अलग हटकर अपनी शक्ति का सीधे सीधे इस्तेमाल करके वो देशों पर, छोटे छोटे देशों पर कब्जा जमाना चाहता है। यदि केवल ये मान भी लिया जाए कि विस्तारवाद की भूख के कारण रूस अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है, तब यह और भी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान जिस तरह का रवैया रूस द्वारा दिखाया जा रहा है, वह बिल्कुल दबंगई वाला अंदाज है। वह खुलेआम बार बार पूरी दुनिया को धमकी देता है कि कोई बीच में आया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज भी उसने बीबीसी के हवाले से खबर आई, उसने कहा है कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन को प्रतिबंधित फ्लाई जोन घोषित किया तो हम ये मान लेंगे कि वह सीधे सीधे हमारे सामने युद्ध के मैदान में है। तो इस तरह से व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को धमकाने पर लगे हुए हैं। इसके इतनी ताकत व्लादिमीर पुतिन के पास कहाँ से आ गई है, वह इतने आक्रामक क्यों है? एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर वो इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। इसके पीछे भी पुतिन का लंबा इतिहास है। अगर पुतिन के बचपन को तलाशा जाए, इसकी जीवनी को पढ़ा जाए, तो बचपन से ही पुतिन को जासूसी कहानी में बड़ा इंटरेस्ट था। जासूसी के साथ साथ युद्ध भी जुड़ा है।
बाद में इन्होंने LLB की, उसके बाद ये KGF के एजेंट भी रहे। जिस समय USSR के टुकड़े हुए, आपको याद होगा दिसंबर 1991 में जब मिखाइल गोर्बाचोव USSR के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय USSR के टुकड़े हुए, स्प्लिट हुआ और USSR से 15 नए देशों का जन्म हुआ, जिनमें से एक यूक्रेन भी है। तब मिखाइल गोर्बाचोव ने इस्तीफा देना पड़ा और बोरिस येल्त्सिन के हाथ में रूस की कमांड आई। उस समय व्लादिमीर पुतिन KGF के एजेंट थे। शायद तभी से वो इसको अपने देश के ऊपर अमेरिका द्वारा किया गया एक बड़ा हमला मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका रूस के बीच में तनातनी रहती थी। तब से शायद उन्होंने अपने जहन में बिठा लिया था कि जो देश छोटे छोटे रूस से टूटकर अलग हुए हैं, इनको रूस के साथ एक दिन वापस मिलाना है। इससे साफ जाहिर है कि पहले चेचेनिया, फिर क्रीमिया और अब यूक्रेन, और जल्द ही, जैसा कि मैंने कहा, बात यहीं खत्म नहीं होगी, भविष्य में कोई और अन्य देश पर रूस हमला करने जा रहा है या करेगा। जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका आदि यूक्रेन पर हो रहे हमलों के दौरान शांत मुद्रा में है, ये रूस के हौसले को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और शांत क्यों है अमेरिका? इसका भी माकूल जवाब एक कहावत के द्वारा मैं आपको दूंगा। एक कहावत है, मशहूर है कि चोर चोर मौसेरे भाई। चूँकि अमेरिका खुद सबसे बड़ा विस्तारवादी है, तो ऐसे में वह अपनी समकक्ष शक्तिमान पर उंगली भला कैसे उठा सकता है। बहरहाल दुनिया भर की यह खामोशी रूस को बढ़ावा दे रही है। युद्ध के दौरान यह भी खबरें बार बार आती रही कि व्लादिमीर पुतिन इजराइल के साथ बातचीत करते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, जिससे धार्मिक एंगल वाली बात भी साबित होती है। साथ ही यह सारी घटनाएं एक नई दुनिया की ओर इशारा कर रहे हैं, जो आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। ये सारा घटनाक्रम इतिहास को फिर से दोहराने जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और ये सारा घटनाक्रम इतिहास को दोहराने जैसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अमेरिका लगातार दुनिया भर के छोटे छोटे देशों में अपने सैनिक अड्डे कायम करके अपनी ताकत का विस्तार करने पर लगा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार इजराइल से भी उसकी सबसे ज्यादा घुट रही है, क्योंकि इजराइल भी अपने विस्तारवादी सोच के साथ ग्रेटर इजराइल का एक नक्शा लेकर बैठा हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि कई सारे अरब देशों को शामिल कर एक नया ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब देख रहा है। दूसरी ओर चीन की बात करें तो वह पहले ही भारत की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कब्जा चुका है, जिसको खुद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया। इसके अलावा आए दिन खबरें आती रहती हैं कि वो चीन से सटे हुए सीमावर्ती भारतीय इलाकों पर अपनी पोस्ट बना रहा है। कई गाँवों में उसने अवैध कब्जे कर दिए हैं। वह नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को भी अपना दावा करता है। तिब्बत को लेकर हमारा पुराना चीन से विवाद है। चीन की ये भी विस्तारवादी नीति का ही एक हिस्सा है। आने वाले समय में हमें फिर से ऐसा लग रहा है कि 1000 साल पीछे ले जाने वाला है। पूरी दुनिया को आपस में बांटकर इस पर चंद देश हुकूमत करना चाहते हैं। चंद देश अमेरिका, रूस, इजराइल, ब्रिटेन, चाइना। अब सवाल यह है कि भविष्य में आने वाली इस समस्या से कैसे निपटा जाए। यूक्रेन की लाचारी इस सवाल का जवाब है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि यदि यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में परमाणु शक्ति होती तो शायद रूस इस पर हमला करने से पहले कई बार सोचता। पूरे विश्व में जिस तरह की तेजी से बदलाव हो रहा है, उसको देखते हुए भारत को भी अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले कल में कोई भी भारत की ओर निगाह उठाकर नहीं देख सके। नहीं तो जिस तरह से इन बड़े देशों की खामोशी, एक हमला करता है बाकी खामोश रहते हैं। जब अमेरिका इराक को बर्बाद कर रहा था, अफगानिस्तान को बर्बाद कर रहा था, तब रशिया मैदान में नहीं आया। आज रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके उसको कब्जा लिया है, अमेरिका अपने यहाँ बैठा हुआ है, वो भी नहीं आया।
तो ये सब मिली भगत है, साठ गांठ है दो बड़ी शक्तियों के बीच में कि तुम इसे कब्जा लो, मैं इसे कब्जा लूँ, मैं उसे कब्जा लूँ, जैसा कि पहले ब्रिटिश एम्पायर के दौर में हुआ करता था। ये फिर से दुनिया को उसी तरफ ले जा रहे हैं। समय की मांग है कि हर देश अपनी सीमाओं को, अपनी आंतरिक सैन्य शक्ति को मजबूत करे, और मजबूती का आज के दौर में सबसे बड़ा पैमाना परमाणु शक्ति है। जिस देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु शक्ति है वही अपने आप को सुरक्षित मानकर चल सकता है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये पहला वीडियो इस सीरीज़ में पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।